हे बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेरी गुड। बहुत अच्छे होंगे आप सब और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आई नो 10th क्लास से आप सभी प्रमोशन लेके आ गए हैं 11th क्लास में और यहाँ पर आपने चूज किया है बायोलॉजी को, जो हमारा साइंस का ही एक पार्ट है। लेकिन जब आपने बायोलॉजी को चूज किया है तो इसके पीछे कोई ना कोई आपका मकसद होगा, ठीक है? कोई ना कोई रीजन होगा कि भाई मैंने बायोलॉजी ली है तो क्यों ली है। क्योंकि जब हम बायोलॉजी चूज करते हैं तो हम मेडिकल लाइन के लिए सोचते हैं कि हमें एमबीबीएस करना है, बीडीएस करना है या बायो का टीचर बनना है। और जब हम मैथ्स लेते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें इंजीनियर बनना है। तो यहाँ पर जब आपने बायोलॉजी ली है तो आपने क्या सोचा है कि आपको मेडिकल लाइन में जाना है? या फिर आप में से बहुत सारे अभी भी कंफ्यूजन में होंगे कि क्यों लिए, कि बायो को सिर्फ रट के ही पास कर लेना है। लेकिन यहाँ पर आपको बायो को रटना बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आपको जीव विज्ञान को यानी कि बायोलॉजी को समझना है, जैसे आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को, ठीक है, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान को पूरा 100% देंगे, बिल्कुल उसी तरीके से आपको यहाँ पर जीव विज्ञान को भी अपना 100% देना है। रटने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम समझेंगे। तो मैं हूँ विजयता, आपकी बायोलॉजी टीचर, और यहाँ पर हम बात करेंगे जीव विज्ञान की यानी कि बायोलॉजी की। तो चलिए अपने इस बायोलॉजी के सफर को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, और बात करते हैं जीव विज्ञान के बारे में। तो यहाँ पर जब आपने जीव विज्ञान लिया है तो चलिए पहले थोड़े से उसके बारे में जान लेते हैं। जब हम 10th में थे तो वहाँ पर बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों एक साइंस के अंदर आते थे। साइंस की एक ही बुक में ये सब होता था। लेकिन अब जब आप 11th में हैं तो जैसा कि आप सभी को पता भी चल गया होगा कि बायोलॉजी की बुक अलग है, फिजिक्स की अलग है और केमिस्ट्री की अलग है, ठीक है। तो जब आप 10th में थे तो वहां पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे आपके पास साइंस में? वहां पर आपने साइंस में क्या पढ़ा था? विज्ञान की किताब थी, ठीक है। इस विज्ञान को 3 भागों में डिवाइड किया था, राइट? 3 भागों में। तो पहला क्या था हमारा? पहला आता है हमारा भौतिक विज्ञान, ठीक है, भौतिक विज्ञान, ओके। दूसरा कौन सा है? रसायन विज्ञान, करेक्ट। तीसरा कौन सा था हमारे पास? जीव विज्ञान, ठीक है। तो ये विज्ञान के 3 पार्ट्स हैं। इन तीनों को हम 10th क्लास में साइंस की बुक में एक साथ पढ़ते थे, है ना। लेकिन 11th क्लास में ये सब क्या है? अलग अलग हैं। इन सब की अलग अलग बुक्स हैं। और यहाँ पर हम किसके बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे जीव विज्ञान के बारे में, यानी कि बायोलॉजी के बारे में, ठीक है, ओके। तो ये जो जीव विज्ञान है ये एक्चुअली में होता क्या है? जीव का मतलब क्या हुआ? जीव का मतलब हुआ सजीव, ठीक है, सजीव, यानी कि कोई भी चीज जो जिंदा है, क्या हुई वो? सजीव कहलाएगी, ठीक है। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इसकी परिभाषा क्या हो सकती है? तो जीव विज्ञान को हम कह सकते हैं कि ये विज्ञान की वो शाखा है जहां पर हम, इस शाखा में हम क्या करते हैं? सजीवों के बारे में पढ़ते हैं। सजीवों के बारे में
पढ़ते हैं। ठीक है, तो जीव विज्ञान क्या है? विज्ञान की वो शाखा है जहां पर हम सजीवों का अध्ययन करते हैं। करेक्ट, जहां पर हम सजीवों का अध्ययन करते हैं। अब ये जो सजीव हैं इनमें कौन कौन आ सकते हैं? ये जो सजीव हैं इनमें पेड़ पौधे आ सकते हैं, पेड़ पौधे, ठीक है, जंतु आ सकते हैं, मनुष्य, ठीक है, ये सभी किस में आते हैं? सजीवों में आते हैं ये। ठीक है, ये सभी सजीवों में आते हैं। तो जीव विज्ञान विज्ञान की वो शाखा है जहां पर हम सजीवों का अध्ययन करते हैं। करेक्ट, बिल्कुल, यहां तक बिल्कुल समझ में आया आपको? चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब जब हम सजीवों की बात कर रहे हैं, सजीव यानी कि जीव, जो जीव सजीव है, तो जो सजीव है इनके कोई ना कोई गुण तो होते होंगे, है ना? इनका कोई ना कोई गुण तो होता होगा जो इन्हें निर्जीवों से अलग करता है ना? तो चलिए इसी को हम आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं दोबारा से जीव विज्ञान के बारे में कि ये जो जीव विज्ञान जो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं वो यहाँ पर फिर से दो भागों में विभाजित हो जाएगा। यहाँ 11th क्लास में ये जो जीव विज्ञान है इसको हम दो भागों में विभाजित कर देंगे। कौन से दो भाग हैं? पहला हो गया आपका जंतु विज्ञान, ठीक है, पहला क्या है? जंतु विज्ञान, और दूसरा वनस्पति विज्ञान। ठीक है, यहां पर 11th क्लास में आपको जीव विज्ञान में ये दोनों चीजें पढ़नी है। ठीक है, ये दोनों ही चीजें जीव विज्ञान के अंदर आती हैं, इनसे अलग नहीं है। ठीक है, अब ये जो जंतु विज्ञान है, ये जो जंतु विज्ञान है इसको हम क्या बोलते हैं? देखो ये अपने नाम से ही आपको बता रहा है कि मैं कौन सा विज्ञान हूं। ये बता रहा है कि मैं एनिमल्स के बारे में बताता हूं, मैं एनिमल साइंस हूं। ठीक है, यानी कि ज़ूलॉजी। ठीक है, मैं ज़ूलॉजी हूं। भाई जू का मतलब क्या है? जू का मतलब है जानवर। आप सभी जू जाते हो ना? क्यों जाते हो जू? क्योंकि वहां जानवर होते हैं तरह तरह के। ठीक है, तो जू का मतलब हो गया जंतु और लॉजी का मतलब हो गया अध्ययन। ठीक है, जू का मतलब हुआ जंतु और लॉजी का मतलब अध्ययन, यानी कि जानवरों के बारे में, जंतुओं के बारे में अध्ययन। जूलॉजी में हम सिर्फ जानवरों के बारे में ही पढ़ते हैं। करेक्ट, ठीक है। अब वनस्पति विज्ञान को क्या कहते हैं? बॉटनी। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम? बोटैनी बोलेंगे। बोटैनिकल गार्डन के बारे में सुना है आपने? वहां क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे होते हैं, है ना? तो बस ये वही है। ठीक है, यहाँ बॉटनी में हम वनस्पति के बारे में पढ़ते हैं, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। करेक्ट, बिल्कुल, ओके। यहाँ तक आप सभी को मेरे ख्याल से समझ में आया होगा कि बेसिकली हम यहाँ जीव विज्ञान में 11th और 12th में क्या पढ़ते हैं। हम यही दो चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो जीव विज्ञान शब्द है, ये जो आप पढ़ रहे हो, ये आया कहां से, किसने दिया? तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जीव विज्ञान के जनक कौन है? जल्दी से कमेंट में बताइए अगर आपको मालूम है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी। तो जिनको नहीं पता है तो चलिए उनको मैं मिलवाती हूं इनसे। कौन है ये? जिनको पता है उन्होंने कमेंट कर दिया होगा अब तक, और जिनको नहीं पता है तो मैं उनको बता दूं कि ये कोई और नहीं, ये है हमारे जीव विज्ञान के हीरो, जिनको हम क्या नाम देते हैं? जिनको हम किस नाम से जानते हैं? अरस्तु। ये है मिस्टर अरस्तु। इन्होंने ही
जीव विज्ञान दिया था। और इनको हम एरिस्टोटल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एरिस्टोटल, इंग्लिश की बुक देखेंगे तो आपको एरिस्टोटल दिखाई देगा और हिंदी की बुक में ये अरस्तु के नाम से है। ठीक है, तो हमारे जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। समझ में आया? ओके, चलो ठीक है। अगर मैं आपसे पूछती हूं कि आपको ठीक है जीव विज्ञान के जनक मालूम है, लेकिन हमारे जो जंतु विज्ञान है इसके जनक कौन है? बताइए, हमारे जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो यहां पर आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहां पर जो जंतु विज्ञान के जनक हैं वो कोई और नहीं बल्कि हमारे अरस्तु ही हैं। इन्होंने ही क्रेडिट लिया है। किसका? भाई, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक होने का क्रेडिट ले गए अरस्तु। ठीक है, तो कौन है? अरस्तु। ओके, हमारे मिस्टर हीरो। करेक्ट? ठीक है, अभी आपको जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जो जनक हैं, जो फादर हैं, उनका पता चल गया। लेकिन भाई बॉटनी अभी वेट कर रहा है, उसके जनक कौन है? बताइए, बॉटनी के जनक कौन है? जिनको मालूम है वो फटाफट कमेंट में बताएंगे, और जिनको नहीं मालूम है तो चलिए उनको मैं बता देती हूं कि इनके जनक हैं मिस्टर थियोफ्रेस्टस। ठीक है, मिस्टर थियोफ्रेस्टस, ये है हमारे बॉटनी के जनक, फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बोला भाई कि कम से कम एक क्रेडिट मुझे भी दे दो, इनको भी तो क्रेडिट चाहिए था। तो इन्होंने कहा कि ठीक है अरस्तु जी, आपने दो दो कर दिए हैं, आपको दो दो के जो है जनक होने का क्रेडिट मिल चुका है, तो चलिए इसका क्रेडिट मैं ले लेता हूं। ओके, अभी यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहां पर आप सभी को समझ में आया होगा कि जीव विज्ञान दो भागों से मिलकर बना है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। ठीक है, और दोनों जो हमारे हीरो थे उनके बारे में भी आपको पता है कि वो दोनों किसके जनक हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं कि जब आपने जीव विज्ञान को चुन ही लिया है तो क्यों ना चलिए हम बात करते हैं अपने पहले चैप्टर की। कौन सा है हमारा पहला चैप्टर? जी हाँ, वो कोई और नहीं, वो है जीव जगत। ठीक है, जीव जगत। अब इस जीव जगत को इंग्लिश के चैप्टर्स में हम किस नाम से जानते हैं? द लिविंग वर्ल्ड। करेक्ट, द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, अब जीव का मतलब क्या हुआ? मैंने अभी बताया था आपको, सजीव, जो चीजें जिंदा होती हैं उन्हें हम जीव बोलते हैं। जगत मतलब किंगडम, वर्ल्ड। ठीक है, यानी कि इस जगत में जितने भी जीव हैं हम यहाँ पर उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ मुख्य बिंदुओं को देखते हैं कि इस चैप्टर में एक्चुअली में हम क्या कवर करेंगे, क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने पहले मुख्य बिंदु की, और कौन सा है वो? जीव जगत में विविधता। तो विविधता का मतलब क्या होता है बताइए? विविधता का मतलब क्या हुआ? भिन्नता, डाइवर्सिटी। ठीक है, डाइवर्सिटी, कि इस जीव जगत में कितनी भिन्नता है। एक पेड़ दूसरे पेड़ से, एक पशु दूसरे पशु से, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से किस प्रकार अलग है, किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, तो वो ये है। इसके बाद हम बात करेंगे वर्ग की संवर्ग के बारे में। ठीक है, जहां पे मतलब हम टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,
चलिए ठीक है, अपने इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अगर मैं यहीं से शुरुआत कर दूंगी कि चलो बच्चों आओ हम पढ़ते हैं जीव जगत में विविधता, यानी कि डाइवर्सिटी इन लिविंग क्या था चैप्टर का नाम? लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो जीव जगत में विविधता के बारे में चलो पढ़ते हैं। तो क्या आपको समझ में आएगा एकदम कि अरे मैम ने तो डायरेक्ट ये टॉपिक स्टार्ट कर दिया है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि एक्चुअली में जीव क्या है और जीव जगत क्या है, विविधता क्या है। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ पर इसको हम आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं और इसको हम समझना कहाँ से शुरू करेंगे कि एक्चुअली में जीव क्या है। सबसे पहले हम जीव की बात करेंगे, ठीक है, कि जीव क्या है। तो जो जीव होता है, ये जो जीव है, इसको अगर हम जीव बोल रहे हैं तो इसमें कोई गुण होगा, कैरेक्टर होगा, है ना, कोई तो गुण होगा जो इसको निर्जीवों से अलग बना रहा है, तभी तो ये सजीव है ना। ये इसका गुण है कि इसे निर्जीवों से ये अलग कर रहा है। अगर वो गुण नहीं होगा इसका मतलब वो भी निर्जीव है, राइट, ऐसा ही है। और आप सब बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई एक सजीव और एक निर्जीव में क्या अंतर है। मालूम है आपको क्या अंतर है? मालूम है तो एक एक बताइए सब लोग, चलिए एक एक अपनी तरफ से लिखिए कि एक सजीव और एक निर्जीव में क्या अंतर होता है, फटाफट लिख के बताइए। और जिनको अभी भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है उनको मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, तो ये जो जीव है इसमें कुछ गुण होते हैं, कुछ कैरेक्टर होते हैं जो एक निर्जीव से इन्हें अलग करते हैं, ठीक है, और इसीलिए ये क्या कहलाते हैं? इसीलिए ये सजीव कहलाते हैं, ठीक है। तो अब ये जो सजीव है, ठीक है, तो इनमें जो ये गुण है इसमें क्या होता है? कुछ लक्षण होते हैं। इसमें क्या है? कुछ लक्षण है, ठीक है, और कुछ विशिष्ट लक्षण है, कुछ विशिष्ट लक्षण है, ठीक है। अब ये जो लक्षण है, ठीक है, ये जो लक्षण है ये सजीवों में मिलते हैं। किसमें मिल रहे हैं? सजीवों में, ठीक है, किसमें मिल रहे हैं? सजीवों में। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये जो लक्षण है ये सजीवों के साथ साथ निर्जीवों में भी मिल जाए आपको, इनके साथ साथ निर्जीवों में भी मिल जाए, हो सकता है, ठीक है। और इसके साथ साथ हो सकता है कि ये सारे जो लक्षण हैं ये सजीवों में उपलब्ध ही ना हो, उनमें भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो लक्षण है, ठीक है, ये सजीवों में तो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, साथ में 1% हो सकता है कि निर्जीवों में भी मिल जाए और 1% ये भी हो सकता है कि ये सजीवों में भी ना हो, ठीक। तो ये तो होंगे लक्षण। अब अगर हम विशिष्ट लक्षणों की बात करते हैं तो ये जो विशिष्ट लक्षण है ये सिर्फ और सिर्फ किस में मिलेंगे? सजीवों में, ठीक है, सजीवों में मिलेंगे और उनको हम क्या बोलेंगे? विशिष्ट लक्षण बोलेंगे, ठीक है, उनको हम सजीव बोलेंगे जिनमें ये सारे विशिष्ट लक्षण जो है मिलेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कुछ लक्षण और विशिष्ट लक्षणों की, जिनमें हम ये पता लगाएंगे, जहां पर हम लिस्ट बनाते हैं कि कौन से लक्षण विशिष्ट हैं और कौन से सिर्फ लक्षण हैं, जो एक दूसरे को अलग कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए सबसे पहले चलिए हम क्या लेते हैं? नंबर 1 पे हम बात करते हैं वृद्धि, ठीक है। नंबर 1 पे कौन है? वृद्धि। नंबर 2 पे क्या है?
जनन, ठीक है। नंबर 3 पे क्या आएगा? नंबर 3 पे उपचय या उपचयी क्रियाएं, उपचय। नंबर 4 पे क्या है फिर? संवेदनशीलता एवं अनुकूलता। संवेदनशीलता एवं अनुकूलता, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा? जीवन चक्र, जीवन चक्र। फिर हम बात करेंगे कोशिका के बारे में। आप चाहें तो इन सब को लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर हम कोशिका की बात करेंगे। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे? श्वसन, ठीक है। श्वसन के बाद हम किसकी बात करेंगे? पोषण के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। पोषण के बाद हम किसकी बात करेंगे? गति, और आखिर में उत्सर्जन, ठीक है। तो ये एक लिस्ट है जहां से हम चूज करेंगे कि कौन से लक्षण हैं और कौन से विशिष्ट लक्षण हैं, जहां पर हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, ये जो लक्षण है ये एक सजीव और निर्जीव दोनों में है, और ये वो विशिष्ट लक्षण है जो सिर्फ और सिर्फ सजीव में पाए जाते हैं, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? और डाउट है तो क्या करिए? डाउट नेट करिए, ठीक है। चलिए अब हम एक एक करके देखते हैं कि हमारे लिस्ट में कौन अंदर आता है और किसको हम बाहर करते हैं, आउट करते हैं, ठीक है। तो अपने लिस्ट की शुरुआत सबसे पहले हम किससे करेंगे? अरे क्वेश्चन मार्क भी आ गया, अच्छा है ना? ठीक है, ये वोडाफोन में आता था, याद है आपको? पर यहाँ पे हमको वोडाफोन नहीं पढ़ना है, यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है? जीव विज्ञान, ठीक है। ओके चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वृद्धि की, ठीक है। ठीक है, तो वृद्धि को हम क्या कहते हैं? ग्रोथ, ठीक है। वृद्धि को क्या कहते हैं हम? ग्रोथ कहते हैं। अब ये जो वृद्धि है, जब किसी जीव में, किसी सजीव में वृद्धि होती है तो क्या होता है? हम वहां पर नोटिस करते हैं कि इसकी लंबाई बढ़ रही है ना? लंबाई बढ़ रही है, ठीक, और वजन बढ़ रहा है, ठीक है, और ऊंचाई, चौड़ाई, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये वो कुछ चीजें हैं जो हम नोटिस करते हैं कि हाँ अगर ऐसा है तो इसमें वृद्धि हो रही है, ठीक है, इसमें ग्रोथ हो रही है। अगर कोई छोटा बच्चा है वो थोड़ी हाइट लेता है तो हम क्या कहते हैं? हाँ इसमें ग्रोथ हो रही है ना, कि हाँ इसकी ग्रोथ ठीक है, इस बच्चे की हाइट अच्छे से बढ़ रही है। वहीं अगर एक पेड़ लगाते हैं हम, उस पेड़ में अगर पानी आप अच्छे से देंगे, अच्छे से नरिशमेंट देंगे तो क्या होगा? वो भी वृद्धि करेगा। तो जो पेड़ होता है उसको हम देख सकते हैं आसानी से कि उसमें जब ग्रोथ होती है तो हम नोटिस करते हैं, एक मटर का जो दाना होता है उसमें आप कितनी जल्दी देखते हैं कि उसमें वृद्धि हो रही है ना? कितनी जल्दी उस मटर के दाने में से पेड़ बाहर निकल आता है ना? तो आपको वृद्धि दिखाई देती है। एक छोटा सा जो बच्चा होता है वो जल्दी जल्दी बड़ा होने लगता है, वहां पे आपको पता चलता है ना कि हाँ इसकी हाइट बढ़ रही है अब, है ना? क्या है ये सब? ये सब वृद्धि है, ग्रोथ है, ठीक है। ओके ठीक है, तो ये जहां पर हम क्या नोटिस करते हैं? लंबाई, वजन, ठीक है, और संख्या में भी, ठीक है, किसकी? कोशिकाओं की संख्या में भी जब वृद्धि होती है तो हम कहते हैं कि हाँ ठीक है यहां पर ग्रोथ हो रही है, ठीक है। ओके, तो इसका एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? हम इंसान, पेड़ पौधे, है ना? पेड़ पौधे,
ठीक है, मनुष्य, ठीक है, ओके। लेकिन क्या आपको पता है कि सजीवों के साथ साथ कुछ निर्जीव भी हैं जो वृद्धि करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम ये तो विशिष्ट लक्षण है भाई, लक्षण थोड़ी है ना। लेकिन मैं कहूंगी कि नहीं भाई, कुछ निर्जीव भी हैं जो वृद्धि करते हैं, तो मैं इसको विशिष्ट लक्षण नहीं मानती। मैं कहूंगी ये सिर्फ लक्षण है, क्योंकि अगर हम एक निर्जीव की बात करते हैं, ठीक है, मैं एक निर्जीव की बात करती हूं, जैसे कि रेत का टीला, ठीक है, रेत का टीला। अगर मैं रेत का जो टीला है उसका एक एग्जाम्पल लेती हूँ, उदाहरण लेती हूँ, तो क्या होता है कि भाई ये जो रेत का टीला पहले ऐसे था, जब हवा की वजह से इसके ऊपर यहाँ से हवा चल रही है, ठीक है, यहाँ से क्या चल रही है, हवा चल रही है। अब इस हवा के साथ साथ ये जो रेत का टीला है, रेत के कण जा रहे हैं इस तरीके से, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में हवा है। ये कण क्या करेंगे, इसके ऊपर जाके ऐसे 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 करके खूब सारे इकट्ठे हो जाते हैं। एकदम नहीं होते, टाइम के साथ साथ होते हैं, ठीक है, धीरे धीरे करके होते हैं। और हवा खूब तेज होती है तो ये बहुत जल्दी भी हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, जहां पर इसकी हाइट सिर्फ इतनी थी, ठीक है, और इतनी इसकी चौड़ाई थी, वहीं जब ये जो कण थे रेत के वो यहाँ आके इकट्ठे हो गए हैं, तो क्या हुआ, इसकी हाइट कितनी हो गई, इतनी हो गई, और चौड़ाई यहां से लेकर यहां तक हो गई, है ना। तो क्या कह रहे हैं हम कि भाई वृद्धि हो रही है, ग्रोथ हुई है इसकी। अभी समझ में आया कि मैंने इसको विशिष्ट लक्षण क्यों नहीं कहा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं था कि एक सजीव और निर्जीव में ये अंतर कर रहा था, ये लक्षण दोनों में हो रहे थे, ठीक है, दोनों में ही वृद्धि हो रही थी, ठीक है। लक्षण है लेकिन विशिष्ट नहीं है। अभी समझ में आया, ओके। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखिए, ये कौन है, हम मनुष्य हैं, ये है ना, ठीक है। यहां पर आप देखो कि इनमें ग्रोथ कैसे हो रही है। ग्रोथ क्या है, जब हम पैदा होते हैं, ठीक है, यहां पर देखिए पैदा हुआ बच्चा, ये चलना सीख रहा है ना। तो सोचिए कि जो बच्चा पैदा होके सिर्फ गोदी में रहता है वो चलना सीख रहा है, उसमें वजन बढ़ रहा है, उसकी हाइट बढ़ रही है। अगर बच्चा पतला था तो अब थोड़ा सा वजन ले रहा है, मोटा हो गया, चौड़ाई बदल रही है उसकी, ये क्या हुई, ग्रोथ हुई। फिर ये चलने वाला बच्चा भाई खड़ा हो गया, है ना। अब ये जो है ना नर्सरी में जाता है, ठीक है, ठीक है। कुछ टाइम बाद ये बच्चा 12th में आ गया है भाई, अब ये 12th में आ गया है, कितनी इसने ग्रोथ कर ली है ना, और कितनी जल्दी। आप सभी को तो 12th में पहुंचने में भी 1 साल लगेगा, ठीक है। इसके बाद जी ये कॉलेज में पहुंच गया है, बहुत जल्दी पहुंच गया है। यहां पर इसकी जॉब लग गई है, ठीक है, अब ये जॉब वाला बंदा हो गया है। यहां पर इसने रिटायरमेंट ले लिया है, इसने जॉब छोड़ दी है, ठीक। अब ये घर में बैठ के आराम करता है, क्योंकि ये बुजुर्ग हो गया है, वृद्ध हो गया है, अपने वृद्ध मतलब जो एक उम्र होती है, ठीक है, उसमें आ चुका है अभी ये, ठीक है। तो यहां पर इसने क्या करा है, ये पूरा इसका क्या है, वृद्धि करी है इसने, है ना, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझाती हूं, कितने खूबसूरत है ना, देखो ये पेड़, अब देखो एक छोटा सा बीज था जी, ये जो है मिट्टी में दब गया, ठीक है, या चलो मैंने यहां पर ये उगा दिया। कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि इसमें कितना बदलाव है ना, बदलाव। जहां ये छोटा था अब इसकी हाइट देखो इतनी हो गई है, इतने का डिफरेंस आ गया है ना। फिर यहाँ पे इस तरीके से देखो, इसमें लीव्स निकल आई हैं, यहाँ पे डिफरेंस आया है, और देखिए यहाँ पर अब ये और बड़ा हो गया है, और आखिर में देखेंगे तो इसका जो ये वाला पार्ट था बीज वाला वो गायब हो गया है, और सब लीव्स है अब, है ना, सारी पत्तियां। तो ये क्या है, इसकी ग्रोथ है, इसने वृद्धि करी है। ये दोनों कौन है, ये दोनों है हमारे सजीव, ठीक है,
ये दोनों क्या है हमारे सजीव, लेकिन मैंने आपको निर्जीव का भी एग्जाम्पल दिया था। आइए ये देखिए, ये निर्जीव है, ये क्या है, ये निर्जीव है ना, ये निर्जीव है। लेकिन जब रेत के कण यहाँ पे देखो आगे इकट्ठे हो जाते हैं तो ये ग्रोथ ले लेता है ना, इस तरीके से देखो ये ग्रोथ ली है इसने, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये लक्षण है, विशिष्ट लक्षण की लिस्ट से भाई मैं वृद्धि को आउट कर रही हूँ। ओके ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम जनन की। तो जनन को क्या कहते हैं हम, रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन, करेक्ट, बिल्कुल। ओके अब जनन होता क्या है एक्चुअली में, आप बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं जनन के बारे में, एक बार यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है ना, पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो जनन क्या होता है, जहां पर दो जनक मिलके अपने जैसे ही संतान को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, दो जनक मिलकर अपने जैसे ही संतान को उत्पन्न करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, जनन बोलते हैं। अब ये जो जनन होता है ये दो प्रकार का होता है, ठीक है, कौन कौन से हैं, एक हो गया अलैंगिक जनन, ठीक है, और दूसरा कौन सा हो गया, लैंगिक जनन। ये हमारे दो प्रकार हो गए, ठीक है, अलैंगिक और लैंगिक। ओके, ये दोनों जो है जनन के प्रकार हैं। अब ये जो अलैंगिक जनन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, करेक्ट। और ये जो लैंगिक जनन है इसको क्या बोलेंगे हम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। करेक्ट, बिल्कुल, इसको एसेक्सुअल और उसको सेक्सुअल, ठीक है। अब जो अलैंगिक जनन होता है इसमें क्या होता है, जल्दी से कमेंट में बताइए, अलैंगिक जनन में क्या होता है। और जिनको अभी भी थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला सा याद है कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो उनको मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर सिर्फ एक ही जनक काफी होता है अपने जैसी संतान को, अपने जैसी संतति को उत्पन्न करने के लिए। ओके, अब बोलोगे यस मैडम हमको याद आ गया, यही होता था, बिल्कुल। तो बेटा यही होता है, यहाँ पर सिर्फ एक ही पेरेंट काफी है, उसको दूसरे की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप ही जो है अपने जैसी संतान पैदा कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक जनक काफी है। जनक क्या बोलते हैं हम, ये भी बता देती हूँ, जनक होता है पेरेंट, ठीक है, जनक क्या हुआ, पेरेंट हुआ। तो अलैंगिक जनन में क्या है, एक जनन काफी है अपने जैसी संतति को पैदा करने के लिए। संतति भी आप लिख लीजिए क्या होता है, ऑफस्प्रिंग्स होता है, ठीक है, बच्चे, ठीक है, संतान, ये सब इसी का मतलब है। करेक्ट, बिल्कुल। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ठीक है, अब बात करते हैं लैंगिक जनन की। तो लैंगिक जनन क्या होता है, जहां पर हमको जरूरत होती है दो जनकों की, ठीक है, यहां पर दो जनकों की जरूरत होती है। करेक्ट, कौन कौन से होते हैं भाई, एक हो गया नर, ठीक है, और एक हो गई मादा। करेक्ट, यही होता है, बिल्कुल। अब नर से क्या मिलता है बच्चा लोग हमको, नर से हमको नर युग्मक मिल गए, है ना, और मादा से मादा युग्मक।
ठीक है, ऐसा ही होता है, नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक। ठीक, अब जब इन दोनों का संलयन होता है, संलयन को हम क्या बोलते हैं? फ्यूशन। ठीक है, ठीक है, जब इन दोनों का संलयन होता है तो क्या मिलता है हमको? संतति मिलती है। संतति का मतलब मैंने क्या बताया था? ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, हमको यहाँ पर संतति मिल गई नर और मादा से। ठीक, ओके। तो बच्चा लोग, अलैंगिक और लैंगिक का जो अंतर है वो आप समझ गए होंगे। ठीक है, कि यहाँ पर एक ही जनक काफी है और यहाँ पे दो जनकों की जरूरत होती है। अब जो ये यहाँ पर अलैंगिक जनन है, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हो आप? अमीबा, है ना। मतलब जो एक कोशिकीय होते हैं उनमें अलैंगिक जनन होता है, और जो बहुकोशिकीय होते हैं मतलब मल्टी सेलुलर होते हैं ऑर्गेनिजम्स, उनमें लैंगिक जनन होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सबको? ओके। लेकिन एक सवाल है, मैं आपसे पूछती हूँ कि आप मुझे बताइए कि ये लक्षण है या विशिष्ट लक्षण है? जल्दी से कमेंट में बताइए, ये लक्षण है या विशिष्ट लक्षण है? मेरा ओपिनियन ये है कि मैं कहती हूं ये सिर्फ लक्षण है। ठीक है, ये सिर्फ लक्षण है, और इसको मैं अपने लिस्ट से आउट कर रही हूं। मैं इसको भी अपनी लिस्ट में लेके नहीं आऊंगी, इसको मैंने आउट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ लक्षण है, और वो इसलिए क्योंकि ये जो जनन है ये सभी सजीवों में नहीं होता है। निर्जीवों में तो नहीं होता है, बिल्कुल सही, नहीं होता निर्जीवों में, लेकिन कुछ ऐसे सजीव होते हैं जिनमें ये नहीं होता है। बताइए कौन से? अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है तो कमेंट में जरूर बताना। और जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं हूं ना, वैसे उनके लिए भी हूं जिनको मालूम है। ठीक है, चलो इसका एग्जाम्पल देखें। ओके, अगर हम बात मधुमक्खियों के छत्ते की करते हैं, ठीक है, मधुमक्खी मधुमक्खी, ठीक है, ये जो मधुमक्खी है इसमें क्या होता है? मधुमक्खी को हम क्या बोलते हैं? हनी बी। ठीक है, हनी बी। अब ये जो हनी बी होती है, मधुमक्खी होती है, इसमें क्या होते हैं? 3 ग्रुप होते हैं। कौन कौन से 3 ग्रुप होते हैं? तो जी इनमें एक तो रानी मक्खी होती है, रानी मधुमक्खी, ठीक है, नर होते हैं और श्रमिक होते हैं, है ना। 3 ही तो होते हैं। रानी मक्खी संख्या में सिर्फ 1 होती है। नर जो होते हैं संख्या में थोड़े से ज्यादा होते हैं, गिनती के मतलब। जो श्रमिक होते हैं ये हजारों में होते हैं। ठीक है, जो श्रमिक हुए ये हजारों में होते हैं। तो यहां पर जो रानी मक्खी है और ये जो नर है ये क्या करते हैं? ये संलयन करते हैं, जिससे जो इनकी स्पीशीज है, इनकी प्रजाति है, वो आगे बढ़ती है। लेकिन ये जो श्रमिक है इनका क्या रोल है? क्या ये भी जनन करते हैं? जी नहीं, ये जनन नहीं करते हैं। ये सिर्फ जो इनसे बच्चे पैदा होते हैं उनका ख्याल रखते हैं, केयर टेकर होते हैं। ये शहद बनाने का काम करते हैं। ठीक है, ये जनन नहीं करते हैं, लेकिन ये क्या है? सजीव है ना। तो ये थ्योरी गलत हो गई यहाँ पर कि सारे जो सजीव होते हैं वो जनन करते हैं। अब क्या बोलोगे आप? मैडम सही बोल रही थी कि इसको लिस्ट से आउट करना पड़ेगा, है ना। चलो एक और एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है, कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं, मादा भी हो सकती है, नर भी हो सकते हैं, जो बांधे होते हैं, ठीक है, बांझ होते हैं, वो भी जनन नहीं कर पाते हैं। तो
है तो वो भी मनुष्य ना, सजीव है ना, पर जनन नहीं कर पा रहे हैं। तो सजीव होने के बाद भी उनमें ये लक्षण नहीं है। तो ये भी एक रीजन है कि भाई इसको अपनी लिस्ट से हमें बाहर करना पड़ेगा। अभी सबको क्लियर है? अभी सब क्या बोलेंगे कि ये विशिष्ट लक्षण नहीं है, ये सिर्फ एक लक्षण है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखिए, ये मनुष्य है, ठीक है, मतलब यहाँ पर कौन है? एक नर है, एक मादा है। नर से हमें युग्मक मिला, मादा से मिला, ठीक है, संलयन हुआ, क्या मिला हमको? संतति मिल गई भाई। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं ना? वेरी गुड। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अरे वाह, कितना खूबसूरत है, देखिए, है ना? कौन है ये? मालूम है आपको? बिल्कुल मालूम होगा, बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हो आप सभी। तो ये है मिस्टर अमीबा। ठीक है, तो जो अमीबा होते हैं ये क्या होते हैं? ये एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, और हम मनुष्य क्या हैं? हम बहुकोशिकीय हैं, है ना? ये एक कोशिकीय मतलब सोचिए कि हम में तो अनगिनत कोशिकाएं मौजूद हैं जिन्हें हम गिन भी नहीं सकते। इनमें सिर्फ एक कोशिका होती है। सोचिए, सिर्फ एक कोशिका, सिर्फ एक कोशिका, ये जो हुई, और यही इनका शरीर है। कितना अमेजिंग है ना, है ना? और सोचिए कि ये बिना किसी हेल्प के अपने जैसी संतान पैदा कर देते हैं, है ना? देखिए यहां क्या हो रहा है कि भाई इस अमीबा का पूरा शरीर जो है वो एक सेल है, और हमारे शरीर में तो एक सेल पता भी नहीं चलती है कि कहां गई। तो यहां पर क्या हो रहा है? देखो, इसका जो न्यूक्लियस है यहाँ पे स्ट्रेस हो रहा है, खिंच रहा है। ठीक है, बॉडी खिंच रही है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ? देखो, अलग अलग हो गए बिल्कुल, और उसके कुछ टाइम बाद ये दो में डिवाइड हो गए। भाई ये दोनों उसकी संतति हैं, उसके बच्चे हैं। ठीक है, ओके। अब जो एक और एग्जाम्पल है जो मैं आपको समझाना चाहती हूं कि मनुष्य के अलावा कुछ ऐसे पशु भी होते हैं जो जनन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये क्या है? ये एक मादा घोड़ा है, ठीक है, फीमेल हॉर्स है। और ये क्या है? एक मेल डंकी, ठीक है, नर गधा। अब जब इन दोनों का फ्यूजन होगा, इन दोनों का संलयन होगा, तो क्या मिलेगा हमें? म्यूल। हमको मिला म्यूल, यानी कि खच्चर। ठीक है, खच्चर किस काम में आते हैं? पता है ना आप सबको? सामान ढोने के काम में आते हैं। तो ये वो म्यूल है जो जनन नहीं करता है। ठीक है, अब आपके पास 3 एग्जाम्पल्स हो चुके हैं। एक तो मधुमक्खी का हुआ, खच्चर का हुआ, और बांधे नर और मादा। करेक्ट? तो अब हम जनन को भी अपनी लिस्ट से आउट करते हैं। भाई तुम भी हमारी लिस्ट में नहीं हो। चलो अब अपनी लिस्ट को हम आगे बढ़ाते हैं और उपापचय की बात करते हैं। उपापचय क्या होता है? मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब ये जो मेटाबॉलिज्म है ये क्या है? ये शरीर में होने वाली, ये क्या है? शरीर में होने वाली सारी की सारी रासायनिक क्रियाएं। ठीक है, सारी की सारी रासायनिक क्रियाएं हैं। ठीक है, उपापचय। और ये जो उपापचय है ये सिर्फ सजीवों में होती है। ठीक है, ये सिर्फ सजीवों में होती है, ये निर्जीवों में नहीं होती। करेक्ट, बिल्कुल, निर्जीवों में नहीं
होती। अभी समझ में आया? उपापचय सिर्फ और सिर्फ सजीवों में होती है। ये क्या है? शरीर में होने वाली सारी की सारी रासायनिक क्रियाएं क्या कहलाती हैं? उपापचय कहलाती हैं, और ये निर्जीवों में नहीं होती है। अब ये जो उपापचय है ये दो तरीके की होती है, ठीक है? ये दो तरीके की है। पहली कौन सी हो गई बताइए? पहली हमारी हो गई उपचय। उपचय को क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे बताइए? कमेंट में बताइए अगर आपको मालूम है तो, उसके बाद मैं लिखूंगी। और दूसरा क्या होता है? अपचय। ठीक है, ओके, मैं बता देती हूं। इसको बोलते हैं हम एनाबॉलिज्म, ठीक है? और इसको अपचय को क्या बोलेंगे हम? कैटाबॉलिज्म। ठीक है? कौन कौन से दो टाइप हो गए उपापचय के? उपचय और अपचय। ठीक है, अब उपचय क्या होता है? जो उपचय होता है, यहां पर जो सरल अणु होते हैं, सरल अणु होते हैं यहां पर, ठीक है? यहां पर जो सरल अणु है, ठीक है, यानी कि सिंपल मॉलिक्यूल है, ठीक है, सिंपल एटम है, तो इनसे क्या होता है? सरल अणुओं से एक जटिल अणु बन जाता है, यानी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है? छोटी छोटी चीजों से मिलकर एक बड़ी सी चीज बन जाती है, सिंपल सी लाइन में ये समझो आप। अब यहां पर हम एग्जाम्पल किसका लेते हैं? चलो हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में बात करते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस के बारे में, ठीक है? फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण, है ना? तो यहां पे क्या होता है? यहां पर C यानी कि कार्बन, HO, ये तीनों मिलके क्या करते हैं? यहां पर क्या होता है? इन तीनों की हेल्प से क्या बनता है? एक जटिल कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट, है ना? मतलब हम कह सकते हैं कि 6CO2 प्लस 12H2O किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की, यानी कि सूर्य का प्रकाश, ठीक है? सूर्य का प्रकाश, ठीक है? और पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, ठीक है? इसकी प्रेजेंस में हमें क्या मिल रहा है? इसकी प्रेजेंस में हमें मिल रहा है C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, ठीक है? ऑक्सीजन के साथ साथ ग्लूकोज भी मिला है हमको, ठीक है? तो ये वो रिएक्शन है जो आपको याद करनी है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद कर लीजिएगा, ठीक है? कभी कभी एक नंबर में आ जाती है, ओके, ठीक है? ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने दूसरे टाइप की। दूसरा टाइप क्या है हमारा? अपचय। अब इस अपचय में क्या होता है? यहां पर जो जटिल अणु होते हैं, ठीक है, वो सरल अणुओं में टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सरल अणुओं में टूटकर क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है? यहां पर क्या होता है?
जो जटिल अणु हैं वो सरल अणुओं में टूट जाते हैं और क्या करते हैं, फिर ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं। तो इसका क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, क्या उदाहरण ले सकते हैं? इसका उदाहरण हम ले सकते हैं श्वसन। बोलिए श्वसन, इसका हम उदाहरण ले लें? ठीक है, चलो आप बोलते हो तो हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं श्वसन। ठीक, श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट, ये जो होता है इसके जो अणु होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के जो अणु होते हैं, ठीक है, वो जल और कार्बन, वो जल और कार्बन, ठीक है, जल और कार्बन में क्या होता है, विघटित हो जाते हैं। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट अणु है ये किस में टूट जाता है, जल और कार्बन में टूट जाता है और क्या प्रदान करता है हमको, ऊर्जा। क्या प्रदान कर दिया इसने, ऊर्जा प्रदान कर दी। ठीक है, इसकी केमिकल रिएक्शन क्या होगी, चलो ठीक है एक बार केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन, चलो यहां लिख लें। ओके, चलो यहां लिख लेते हैं, C6H12O6 + 6O2। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, एंजाइम। ठीक है, एंजाइम की प्रेजेंस में ये क्या देगा हमको, ये हमको देगा 6CO2 + 6H2O + ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा मतलब एनर्जी। ठीक है, तो दोनों आपको समझ में आ गए। चलिए अब अपने नेक्स्ट पे जाते हैं। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि ये हमारा क्या है, एक विशिष्ट लक्षण है। इसको हम ओके कर देते हैं, ओके, इसको हम इन करते हैं। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं संवेदनशीलता एवं अनुकूलता। ठीक, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, कमेंट में बताइए इसको क्या बोलोगे आप। ठीक है, तो ये जो संवेदनशीलता एवं अनुकूलता होती है, यानी कि सेंसिटिविटी एंड एडेप्टेशन, सेंसिटिविटी एंड एडेप्टेशन, करेक्ट। यहां पर क्या होता है, जो जीव होते हैं, यहां पर जीव क्या करते हैं, अपने चारों तरफ का जो वातावरण होता है, अपने चारों तरफ का जो उनका वातावरण होता है, जो जीव होते हैं वो चारों तरफ में होने वाले, मतलब किसमें, वातावरण में होने वाले परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तनों का अनुभव करके, उसका अनुभव करके उसके प्रति क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं उसके। ठीक है, जो जीव होते हैं अपने वातावरण में चारों तरफ होने वाले परिवर्तनों का अनुभव करते हैं, उनको फील करते हैं मतलब, और उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया करते हैं मतलब रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो जिसे हम संवेदनशीलता कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, संवेदनशीलता। ठीक है, इसको हमने क्या बोला, संवेदनशीलता। अब इसका एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हो, हम ले सकते हैं, इसका पहला एग्जाम्पल हो गया हमारा छुई मुई। छुई मुई के पत्ते। ठीक है,
छुई मुई का पेड़ देखा है आपने? मिमोसा, ठीक है, उसका बॉटनिकल नेम मिमोसा, ठीक है। तो ये जो छुई मुई के जो पत्ते होते हैं, जब आप इन्हें छूते हो ये खिले हुए होते हैं, पर जैसे ही आप इन्हें छुओगे, हल्का सा भी टच करोगे, क्या होते हैं, ये वापस बंद हो जाते हैं, है ना। तो वो क्या कर रहे हैं, उनका जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, उसके अकॉर्डिंग, मतलब जब उसको फील करते हैं तो वो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, अपने रिएक्शन देते हैं, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम, जब शरीर पर चोट लगती है, शरीर पे क्या हुई है जी, चोट लग गई, ठीक है, जब शरीर पर चोट लगती है। अब इसका एग्जाम्पल कैसे, ठीक है, अगर कभी रोटी बनाते हो तो क्या है, कभी कभी तवा लग जाता है ना हाथ पे, तो जैसे या फिर कोई गर्म चीज आपके हाथ पे लगती है, ठीक है, तो एकदम से क्या होता है, हम अपना हाथ पीछे कर लेते हैं, वो क्या है, हमारी प्रतिक्रिया है, कि कोई मतलब सामने से एक्शन हुआ है तो हमने रिएक्शन दिया है उस पे। या फिर कोई आपके गाल पे थप्पड़ मार दे तो आपका रिएक्शन क्या होगा, एकदम, ठीक है। तो वो क्या है कि आप, हो सकता है कि कुछ भी ना बोलो, और हो सकता है पलट के दो आप मार दो, तो वो क्या है, कोई एक्शन हो रहा है तो उसका रिएक्शन दे रहे हैं हम, कि अपने वातावरण से क्या हो रहा है, कि वातावरण से कोई हमारी एक्शन हुआ है कोई, और हम उसको रिएक्ट कर रहे हैं उस पे, ठीक है। तो यहां पर ये हुआ। अब ठीक है, तो इसको क्या बोला हमने, संवेदनशीलता, ठीक है। अब जो बाहर का वातावरण होता है, ठीक है, जो बाहर का जो वातावरण होता है, वातावरण, ठीक है, इसके अनुसार खुद को ढालना, ठीक है, खुद को ढालना या बदल जाना, ठीक है, या बदल जाना क्या कहलाता है, अनुकूलता, ठीक है, अनुकूलता, करेक्ट, ये क्या कहलाएगा, अनुकूलता। तो ये जो अनुकूलता है और संवेदनशीलता है, ये किस में होता है, सिर्फ और सिर्फ ये दोनों किस में मिलेंगे, आपको सजीवों में मिलेंगे, ठीक है, सजीवों में मिलेंगे। तो इसीलिए इनको क्या बोलेंगे हम, विशिष्ट लक्षण बोलेंगे। तो इसको भी हम अपनी लिस्ट में इन करते हैं कि भाई आ जाओ, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसका क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, गर्मियों में शरीर से पसीना आना, ठीक है। ये हम अपने वातावरण के हिसाब से तो चल रहे हैं ना, कि भाई बहुत गर्मी हो रही है, हमको पसीना आ रहा है, फैन चला लो, तो अपने वातावरण के हिसाब से हम बदल रहे हैं ना, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, सर्दी में, ठीक है, दूसरा क्या हुआ, जो ठंड होती है, सर्दी होती है, ठीक है, ठंड में हम क्या करते हैं, हम गर्म कपड़े पहनते हैं, है ना, गर्म कपड़े पहनना, ठीक है। तो ये क्या है, हम अपने वातावरण के हिसाब से अपने आप को बदल रहे हैं, उसमें ढल जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा संवेदनशीलता और अनुकूलता। चलो उसको एग्जाम्पल देखें। अरे ये क्या है, ये तो एक लड़की है, देखो इसको कितनी ठंड लग रही है, इसने कितने सारे कपड़े पहने हुए हैं, मुंह भी ढका हुआ है, सर ढका हुआ है, ठीक है, इसने ग्लव्स नहीं पहने, लेकिन ये गलत बात है ना। तो देखो इसने क्या किया, इसका मतलब वहां पर ठंड का मौसम है, तभी तो इसने ऐसे कपड़े पहने हैं ना। हाँ, तो इसका मतलब इसने अपने वातावरण के हिसाब से खुद को बदल दिया है, करेक्ट। अभी समझ में आया आप सबको, ओके, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं,
अरे वाह, ये देखो दांत को शायद ठंड लग रही है इसलिए जो बर्फ है वो हंस रही है ना? ये किसका एग्जाम्पल है? ये किसका एग्जाम्पल है? सेंसिटिविटी का मतलब जब हमें किसी चीज से, मतलब जैसे अभी हम आइसक्रीम खाते हैं, तो आइसक्रीम खाते हैं तो दांतों में कभी झन्नाहट सी होती है ना, सेंसोडाइन जिसका हम ब्रेक देखते हैं, है ना? या कुछ मीठा खा लेते हैं तो हम ऐसे करके जो दांतों को पकड़ लेते हैं, देखा है वाला ब्रेक? बिल्कुल ये वही है सेंसिटिविटी। ठीक है, ओके। तो ये दोनों चीजें क्लियर आपको? क्लियर है तो जल्दी से कमेंट में यस लिखो कि हाँ यस मैम क्लियर हो गया है। ठीक है, चलो इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और इसको हमने अपनी लिस्ट में इन कर लिया है। ठीक है, ओके। अब आता है जीवन चक्र। तो जीवन चक्र क्या होता है भाई? लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल, ठीक है। तो एक जीव की लाइफ साइकिल क्या है मुझे बताइए आप, जल्दी से कमेंट में बताइए। ठीक है, तब तक मैं यहां आपको समझाने की कोशिश करती हूं। ओके ओके, कहीं नहीं जाना है, यही रह के कमेंट करना है और मुझे बताना है कि जीवन चक्र क्या होता है, फटाफट जल्दी से। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले क्या होता है? जन्म होता है। ठीक है, जीवन चक्र किससे शुरू होता है? हमारे जन्म से शुरू होता है। ठीक, जन्म के बाद क्या होता है? जन्म के बाद हम जन्म लेते हैं। ठीक, फिर क्या होते हैं? वयस्क होते हैं। ठीक है, वयस्क होते हैं हम। फिर क्या होता है? जनन होता है। ठीक है, फिर क्या होता है? वृद्धा अवस्था। वृद्धा अवस्था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? वृद्धावस्था के बाद क्या हुआ? मृत्यु। ठीक है, उसके बाद फिर से जन्म ले लेते हैं। ये वैसे पूरे सर्किल में नहीं आया ना? हाँ, पता नहीं चला ढंग से, पर कोई बात नहीं, आप समझ गए हो ना? ओके, तो ये क्या हमारा जीवन चक्र है कि कोई इंसान, कोई जीव क्या कर रहा है? जन्म ले रहा है। ठीक है, फिर वो बड़ा हो रहा है, वयस्क हो रहा है, फिर वो जनन करता है ताकि वो अपनी प्रजाति को आगे बढ़ा सके। उसके बाद वो वृद्धावस्था में पहुंच जाता है, बुढ़ापे की तरफ। ठीक है, फिर उसकी देखो जो मृत्यु है वो तो लास्टली होनी ही होनी है, वो तो ठीक है। तो ये क्या है? फिर वो मृत्यु तक पहुंच जाता है और मृत्यु के बाद ऐसा कहते हैं कि हो सकता है वो दोबारा जन्म ले ले, है ना? तो ये क्या हमारा लाइफ साइकिल है। हमारा लाइफ साइकिल ऐसे ही चलता है, जितने भी सजीव होंगे हम सबका लाइफ साइकिल ऐसे ही चलेगा। करेक्ट, बिल्कुल। यहां तक क्लियर? कोई डाउट? अगर डाउट है तो क्या है? डाउट नट है, डाउट नट करिए, यहां से समझिए। ओके, ठीक है। तो ये हमारा लाइफ साइकिल है और इसको क्या कर रहे हैं? हम अपनी लिस्ट में बुला रहे हैं कि तुम आ जाओ। ओके, मैं इसको ओके कर रही हूं। करेक्ट, बिल्कुल। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। ओके, ठीक है। फिर चलिए आगे बात करते हैं। अगले बार हमारे पास क्या रहा है? कोशिका संरचना। ठीक है, कोशिका संरचना क्या होता है? कोशिका संरचना, कोशिका का मतलब क्या हुआ? सेल, है ना? तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल, करेक्ट, बिल्कुल। अब यहां पर कोशिका संरचना में क्या होता है? इसको हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल भी कह सकते हैं और सेल स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों चल सकता है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है? यहां पर जो कोशिका होती है, यहां पर जो कोशिका होती है, तो कोशिका वो क्या होती है? कोशिका जीवों की क्या है? जीवों की संरचनात्मक, है ना? संरचनात्मक एवं क्या है? क्रियात्मक, है ना?
क्रियात्मक इकाई। ठीक है, एक कोशिका क्या होती है? जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, अब ये जो होता है मुख्यतः दो प्रकार की होती है कोशिका, एक और ये दो। तो कौन कौन से प्रकार हो गए जी इसके? पहला हमारा क्या हो गया? पहला हो गया प्रो कैरियोटिक। ठीक है, पहला क्या हुआ? प्रोकैरियोटिक। सही से नहीं लिखा गया ना, टेढ़ा हो गया। तो पहला क्या है? फिर से गलत हो गया, चलो। प्रो कैरियोटिक। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है? यू कैरियोटिक। ठीक है, अब जो प्रोकैरियोटिक है इसके एग्जाम्पल क्या है? जीवाणु, जीवाणु हो गया, और माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, जीवाणु है और माइक्रोप्लाज्मा है। और यूकैरियोटिक में क्या हो गया? जल्दी से बताइए। पादप है, जंतु है, ठीक है, कवक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोशिका संरचना। अब ये जो कोशिका होती है ये सिर्फ और सिर्फ किस में पाई जाती है? सजीवों में। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ सजीवों में पाई जाती है, निर्जीवों में नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी एक विशिष्ट लक्षण है। तो जी आइए इसका भी हम वेलकम करते हैं अपनी लिस्ट में। आ जाओ जी, हम आपको बुलाते हैं, ओके करते हैं आपको भी हम, आपका स्वागत है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं लिस्ट में, बात करते हैं गति की। गति यानी मूवमेंट। ठीक है, अब ये क्या है? ये एक मुख्य लक्षण है। ये क्या है? मुख्य लक्षण है। अब ये जो गति है ये सजीवों में होती है। तो आप क्या कहोगे, ये विशिष्ट लक्षण है या सिर्फ लक्षण है? गति क्या हुआ? एक जगह से दूसरी जगह जाना, चाहे भोजन की तलाश में जाना है, घूमने के लिए जाना है, घर से स्कूल जाना है, कुछ भी गति कर रहे हो ना आप। तो गति क्या है? मैं कहूँ ये जो बोर्ड है ये गति कर रहा है, क्या कहोगे आप? कर रहा है गति? नहीं कर रहा, ये तो अपनी जगह ही है ना। मैं कर रही हूँ गति, यहां से वहां, वहां से यहाँ, ऐसी कर रही हूँ मैं गति कर रही हूँ, वो नहीं कर रहा है। पेन मेरे हाथ में है तो निर्जीव, लेकिन मेरे साथ साथ ये भी गति कर रहा है। तो क्या ये सजीव है? नहीं है, क्योंकि ये मेरी हेल्प ले रहा है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, ये मुख्य मतलब लक्षण है या विशिष्ट लक्षण है? तो मैं कहती हूं कि इसको मैं विशिष्ट लक्षण में नहीं लेकर आ रही। कुछ लोग इसको विशिष्ट लक्षण में लाते भी हैं कि भाई ये तो सिर्फ जो सजीव है वही करते हैं, लेकिन गति तो निर्जीव भी करते हैं। जैसे कार है, कार भी तो गति कर रही है ना, भले चाहे वो हमारी मदद से कर रही है। साइकिल है, बाइक है, तो वो सब भी गति कर रहे हैं ना। ठीक है, ओके, तो इसको क्या करते हैं हम? इसको भी अपने लिस्ट से हमें आउट करना पड़ेगा। कर दें क्या? कमेंट में बताइए कि इसको अपनी लिस्ट से हम आउट करें कि नहीं करें। चलिए ठीक है, इसको हम अपनी लिस्ट से आउट नहीं करते हैं, तो इनका भी हम स्वागत करते हैं अपने लिस्ट में। ठीक है, आ जाइए जी, आपका भी वेलकम है। ओके ओके, टेस्टेड। ठीक है, तो जो गति होता है वो सजीवों का ही विशिष्ट लक्षण होता है। ठीक है, भले चाहे निर्जीव जो है, कार है, साइकिल है या बाइक है, वो गति कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी मदद से कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है, ये सिर्फ सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। ठीक है, जो मैंने बोला उस पर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है,
ओके चलो अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अब श्वसन की, श्वसन यानी रेस्पिरेशन की, ठीक है, रेस्पिरेशन, ठीक है। अब यार रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो जीव होते हैं क्या करते हैं वो, रेस्पिरेशन, यहां पर जो जीव है वो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, बताइए जल्दी से, किस किस को पता है, के लिए ऑक्सीजन का यूज करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन का यूज करते हैं, करेक्ट है बिल्कुल। तो ये क्या है, जो श्वसन है, रेस्पिरेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ सजीवों में पाया जाता है, ओके, किन में पाया जाता है, ये सजीवों में पाया जाता है, ठीक है, तो इसको भी हम अपनी लिस्ट में वेलकम करते हैं, ओके, ये निर्जीवों में नहीं पाया जाता है, ठीक है, निर्जीवों में नहीं पाया जाता है, इसलिए ये एक विशिष्ट लक्षण है, ठीक है, ये तो ठीक है। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी वो बताइए आप मुझे, एक बार इसकी इक्वेशन लिख लें, हाँ ठीक है, तो इसकी इक्वेशन बनेगी C6H12O6 प्लस 6O2, ये हमें क्या देगा, 6CO2 देगा, प्लस हमको क्या देगा, 6H2O देगा, प्लस हमको क्या देगा, प्लस हमको ऊर्जा देगा, एनर्जी देगा, ठीक है, कितनी, 673 किलो कैलोरी, ओके, ठीक है, यहां क्या है, 40% एटीपी की ऊर्जा है, एटीपी ऊर्जा, ठीक है, और 60% क्या है, ऊष्मा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, सभी को समझ में आया, नहीं आया तो आप पूछ लीजिए कमेंट में, ओके, ठीक है। अब ये जो श्वसन है इसको हमने क्या किया है, दो भागों में विभाजित किया है, मतलब ये दो टाइप का होता है, श्वसन क्या है, दो टाइप का है, पहला क्या है हमारा, पहला क्या है बताइए जल्दी से कमेंट में बताइए कि श्वसन कितने तरीके का होता है, तब तक मैं यहाँ लिखती हूँ, हाँ, तो पहला हमारा हुआ वायवीय, ठीक है, और दूसरा क्या हुआ, अवायवीय, ठीक है, एरोबिक और एनारोबिक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो वायवीय होता है इसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है एरोबिक में क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं, ठीक है, और जो अवायवीय है यहाँ क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन का यूज नहीं करते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो इसको हमने अपनी लिस्ट में पहले ही ओके कर लिया है, ओके, इनका वेलकम हो चुका है, तो आगे बढ़ते हैं, चलिए, इसके बाद आगे कौन है हमारे पास, पोषण आता है हमारे पास। अब मैं आपसे पूछती हूँ पोषण क्या होता है, जल्दी बताइए, पोषण होता है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, ठीक है, ये क्या होता है, शरीर को, जो शरीर होता है, शरीर को सामान्य रूप से, हमारे शरीर को सामान्य रूप से सारी क्रिया करने के लिए, सारी की सारी, शरीर सारी क्रिया करने के लिए, सारी क्रिया करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, ठीक है ना, जब तक हमें एनर्जी नहीं होगी हम काम कैसे करेंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, और जब एनर्जी नहीं, उसकी हमारे अंदर जितनी भी रासायनिक क्रियाएं हो रही है, मतलब केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं,
उनको भी किसकी नीड है भाई? उनको भी जो है किसकी नीड है? ऊर्जा की नीड है। और ये ऊर्जा कहाँ से मिलेगी हमको? एनर्जी पोषण से मिलेगी। और पोषण किससे मिलेगा हमें? भोजन से। जो भोजन हम खाएंगे उससे हमें क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। और अच्छा खाना खाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? पोषण कहलाएगा, है ना? ठीक है। अब ये जो पोषण होता है ये 2 प्रकार का होता है जी। ठीक है, ये क्या हुआ? कलर चेंज नहीं हुआ। ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं? एक हो गया स्वपोषी, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया? परपोषी, ठीक है। अब ये जो स्वपोषी होता है यहाँ पे क्या होता है? तो स्वपोषी जो होता है यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पर भोजन जो होता है स्वयं बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो भोजन होता है स्वयं बनाते हैं। स्वयं का मतलब खुद, ठीक है। ऐसे जीव जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, जैसे कि पेड़ पौधे। करेक्ट, समझ में आया? जिसको हम क्या बोलते हैं? स्वपोषी को ऑटोट्रॉप्स, करेक्ट। अब परपोषी यानी कि हेटेरोट्रॉप्स। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जो जीव होते हैं वो जीव क्या करते हैं? स्वयं अपना खाना नहीं बनाते हैं, स्वयं अपना भोजन नहीं बनाते हैं, वो दूसरों पे डिपेंड होते हैं। स्वयं खाना नहीं बनाते हैं, नहीं बनाते। वो क्या होते हैं? दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं कि भाई तुम मुझे खाना ला के दे दो और मैं खा लूं, ये तुमने बना लिया तो चलो मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ। जैसे कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। उन पेड़ों को कौन खाता है? उन पेड़ों को डियर खाता है, रैबिट खाता है, ठीक है। तो वो तो बनी बनाई चीज खा रहे हैं ना, हाँ, खुद तो नहीं बना रहे कि खुद जाके पेड़ उगा रहे हैं, नहीं ना, वो रेडीमेड चीज खा रहे हैं। रेडीमेड उनको बड़ा बड़ा पेड़ मिल गया है ना। तो वो क्या है? वो हेटेरोट्रॉप्स है, मतलब वो परपोषी है, दूसरों पर डिपेंड है। और पेड़ पौधे क्या है? वो अपना खाना खुद बना रहे हैं, किसी की हेल्प नहीं ले रहे, तो वो क्या है? स्वपोषी है, ठीक है। और ये जो पोषण का जो लक्षण है वो ओनली एंड ओनली किस में आता है? हमारे सजीवों में, ठीक है। तो आइए वेलकम करते हैं इनका भी हम अपनी टीम में। हमने इनको भी वेलकम कर लिया है कि ये विशिष्ट लक्षण है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं उत्सर्जन की। उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन, ठीक है, एक्सक्रीशन। अब जी एक्सक्रीशन में क्या होता है? एक्सक्रीशन में जो हमारा शरीर होता है इसमें हम भोजन भी खा रहे हैं, ठीक है, अनाप शनाप चीजें भी खा रहे हैं, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही है हमारे शरीर में। तो ये सब हो रहा है, तो अच्छी चीजें बनने के साथ साथ कुछ खराब चीजें भी बन रही होंगी जो हमारे शरीर के लिए यूजफुल भी नहीं है और हमें नुकसान भी देंगी, मतलब हार्मफुल भी हो सकती है। तो क्या होता है? उत्सर्जन वो प्रोसेस होता है जहां से हमारा शरीर क्या करता है? अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ, ये जो होते हैं इनको शरीर से गेट आउट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, तुम जाओ बाहर, ठीक है, बाहर निकाल देते हैं। क्लियर सबको? तो उत्सर्जन में क्या हो रहा है? जो हमारा शरीर होता है वो अपशिष्ट पदार्थों को क्या कर रहा है? शरीर से गेट आउट कर रहा है, तुम जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं एक बार। ओके, रिएक्शन में क्या दिखाते हैं हम? ठीक है, CO2 का उत्सर्जन दिखाते हैं। CO2 जो है उसका एक्सक्रीशन दिखाता है हमारी बॉडी से, क्योंकि CO2 हमारे लिए नुकसान वाली चीज है, हमारी बॉडी उसको अंदर नहीं रख सकती है, करेक्ट। ओके,
तो जी यहाँ पर C6H12O6 प्लस 6O2, यहाँ क्या हो रहा है 6O2 प्लस 6H2O, करेक्ट। इसके साथ साथ एनर्जी भी बन रही है, ठीक है, 6CO2, इसके साथ साथ एनर्जी 673 किलो कैलोरी। ओके, तो यहां से क्या हो रहा है हमारा CO2 बाहर हो रहा है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, CO2 का उत्सर्जन, और ये भी सिर्फ सजीवों में होता है, निर्जीवों में नहीं होता है। तो आइए वेलकम करते हैं हम उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन का अपनी लिस्ट में। कम टू माई लिस्ट। ओके, टेस्टेड, करेक्ट। तो ये भी एक विशिष्ट लक्षण है, ये निर्जीवों में नहीं मिलता है। तो आज हमने क्या पढ़ा, फटाफट रिवाइज कर ले, क्योंकि आई होप आप सभी को यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि हमने क्या पढ़ा है, करेक्ट। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, सजीव और निर्जीव में क्या अंतर होता है, जीव क्या होते हैं, ठीक है, अच्छा हाँ, फिर जीव क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि भाई कुछ लक्षण होते, जो जीव होते हैं उनमें गुण होते हैं, और गुण कैसे होते हैं, जिनमें लक्षण भी होते हैं और कुछ विशेष लक्षण भी होते हैं। गुण का मतलब तो हमने एक लिस्ट बनाई भाई, और उस लिस्ट में हमने कुछ पॉइंट्स डाले मेन, और फिर उसके बाद उन्हें विस्तार से पढ़ा कि कौन से लक्षण हैं और कौन से विशिष्ट लक्षण हैं जो एक सजीव को निर्जीव से अलग कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, अलग कर देते हैं। तुम टाटा बाय बाय कर लो, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, और अगर डाउट है तो क्या करना है, डाउट नोट करना है, क्योंकि यहीं से होगा, ठीक है। ओके बच्चों, यहाँ तक आप समझिए, मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, टाटा बाय बाय।